पेशेंट को फिजियो करवाते हैं। और इसी हवाले से आज हम ब्रीफिंग देंगे माओं को और बच्चों को कि आप इनकी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे भी आम बच्चे हैं, दूसरे बच्चों की तरह ये स्कूल भी जा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और इन बच्चों को भी आपसे रिक्वेस्ट हमने करी है कि वो नॉर्मल जैसे दूसरे बच्चे हैं आपके उनकी तरह आपने ट्रीट करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से जो आप लोगों के साथ डॉक्टर साहब चीज़ें शेयर करें, उनको सुनिएगा, उस पर अमल करें। और जो भी जितनी भी दूसरी माएँ हैं जो हीमोफीलिया में उनके बच्चे मुब्तला हैं, उनके साथ ये चीज़ें शेयर करें ताकि आप लोगों की भी ज़िंदगी आसान हो, इन बच्चों की ज़िंदगी मज़ीद हम आसान कर सकें। दिया ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि हीमोफीलिया के जो वालिदैन हैं और उन बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मैंने देखा है बड़ा सारा कि बड़े सारे बच्चे हैं जिनकी मेंटल हेल्थ उस तरह नहीं है, उनको उस तरह फोकस नहीं किया जाता, बिल्कुल स्पेशल बच्चे में बना दिया जाता है। उनको स्कूल भी नहीं भेजा जाता प्रॉपर तरीके से, ना पढ़ाया जाता है और ना ही उनको दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। उसी हवाले से बात करने के लिए आज ये सेशन रखा गया है। और सेशन रखने का मकसद भी ये है कि एक तो हो गया कि अवेयरनेस, दूसरा इन बच्चों मेंटल हेल्थ में हम बात कर सकें। और अभी जो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ और हीमोफीलिया के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग भी दें और मदर्स को बताएं कि घर में इन पेशेंट्स का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने के लिए कैसे मुन्ने आगे लेके चल सकते हैं उसके लिए आप लोगों को समझाते हैं। हीमोफीलिया पे तो हम बहुत सारी बातें करते ही रहते हैं, आप लोगों ने वो सुनी है बीमारी क्या है या क्या नहीं है। डे वन से हम आप लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं, उस पर गाइड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन आज जो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इनकी हम ज़हनी नशोनुमा और उस साइड पे इनको कैसे अच्छे जहन में इनकी जहन साजी कर सकते हैं, जैसे जिस पे मेंटल हेल्थ के लिए हमने इस पे बात करी है। बाकी तो हीमोफीलिया के रिलेटेड तो चीज़ें आपको पता ही हैं। इसमें ये है कि एक बच्चे को एक बिल्कुल जैसे मैडम ने आगे बात किया कि हम इन्हें स्पेशल चाइल्ड बना देते हैं कि अगर कोई घर में बच्चा है तो वो ये बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल है ही नहीं है ये बच्चा ना, बिल्कुल अब नॉर्मल हम इसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो बच्चे के जहन पे है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो नेगेटिव थॉट्स में जाता है कि शायद पता नहीं मुझे है क्या, मैं नॉर्मल हूँ या नहीं हूँ, मैं दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने तो इलाज के लिए इन बच्चों के साथ साथ करना ही है, लेकिन ज़्यादा टाइम जो एक माँ बाप है या पेरेंट्स हैं घर में उन्होंने ही बच्चों के साथ स्पेंड करना है। जैसे आप हो गए, अब जाके घरों में इनके जो इनके वालिद साहब हैं बाकी आपके अजीज़ों का नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि बच्चों को आपने सपोर्ट करना है हर छोटी छोटी चीज़ पे। आम जो बच्चे होते हैं उनको भी डांटा जाता है, लेकिन आप इन्हें बिल्कुल नहीं डांटे ताकि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है वो खौफज़दा ना हो। उनके अंदर जो फियर है, डर है, वो चीज़ बिल्कुल उनमें रही ना। और उन्हें ये बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स होता है कि जी हम शायद इस तरह के इसलिए हमारे से इस तरह का बिहेव किया जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं इस एज के वो ज़्यादा उनका जो माइंड होता है डेवलप हो रहा होता है, वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। अभी से जिस तरह जैसे लोहा गर्म होता है, जितनी उस पर हम जोर से मार के जिस शेप में हम चाहेंगे उसे डाल सकते हैं। तो यही वो एज है जिसमें हम उसकी जहन साजी करके हर चीज़ उन्हें प्यार से समझा के तो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ रही स्कूल। स्कूल में तो अपने बच्चों को कभी जो है ना इन्हें रोकना ही नहीं है स्कूल के लिए, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है। आप लोग कब तक इनके साथ रह सकते हैं? 10 20 साल 25 साल, इसके बाद तो इन्होंने इंडिपेंडेंट हो नहीं है ना। तो हम तो इन्हें यही चाह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट रहें। और इंडिपेंडेंट कैसे होना है वो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो माँ बाप का होता है। इसमें आप लोगों ने ही हमारी मदद करनी है। और वो किस, हम तो आपको चीज़ें बता सकते हैं, आप लोगों ने ज़्यादा टाइम इन्हें स्पेंड करना है। जब ये आप इन लोग बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो आपका ये काम है कि इनके टीचर्स को सबसे पहले आगाह किया जाए हीमोफीलिया का कि ये बीमारी है, बच्चा मेरा इस बीमारी में मुब्तला है। अगर स्कूल में खुदा ना खास्ता कोई इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या इस तरह की कोई अलामत है, जिस पर भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं मजीद, आप लोगों ने पहले भी बहुत दफ़ा सुना है, फिर मजीद करते हैं ताकि आप लोगों की वो चीज़ें पक्की हो जाए। इनके टीचर्स को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को हम ये चीज़ें जाके बताएंगे। इस तरह जैसे कभी नॉर्मल बच्चों को अक्सर मार भी देते हैं उस्ताद साहब,
तो ये चीज़ें हमने उन्हें ये भी जाके बतानी है कि नहीं इस तरह ना करें। फिर बहुत ज़्यादा इस जैसे कोई असेंबली वगैरह सुबह होती है, कुछ बच्चे हैं वो नहीं खड़े रह सकते बहुत ज़्यादा देर। हो सकता है उसकी जो जॉइंट में स्वेलिंग हुई हुई है या उसके जो जोड़ है उसमें स्वेलिंग की वजह से वो बच्चा बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तो वो चीज़ें आपने जाके उनके टीचर से, उनके जो प्रिंसिपल हैं उनको बताना है। ये नहीं कि हमने इन्हें बिल्कुल कर देना है, रिक्वेस्ट हो सकती है, वो साइड पे होके बैठ सकते हैं। एक्टिविटी से तो हमने इन्हें नहीं ना रोकना किसी भी नॉर्मल से, वो हो, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी हम वो आपकी तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट हो, कुछ वो स्पेशल ट्रीट करेंगे। एक ये चीज़, दूसरा गुस्सा जो चीज़ें हैं वो बहुत इनको आपने कम करना है। बड़े प्यार से जो भी बात है, एक दफ़ा नहीं समझता बच्चा, दूसरी दफ़ा समझेगा, तीसरी दफ़ा तो वो लाज़मी समझेगा। प्यार से तो किसी भी चीज़ है वो तो एक ऐसी स्ट्रेंथ रखती है कि जिस तरह हम उसे चाहें वो डाल सकते हैं हर चीज़ को प्यार के साथ। ठीक है, कुछ समझ लग भी रही है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद दूसरे बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में या स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करने दें, जैसे स्पीचेस वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं वो आपने उसमें एक्टिविटी में कोई भी अगर एक्सरसाइज वगैरह है वो रोज़ाना कहने बताएं, जैसे वर्जिश हो रही है वो करवाएं। कभी भी आपने बच्चों को इस चीज़ से नहीं रोकना कि वो ये, हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्रिकेट है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, इनके लिए अगर कोई बॉल शॉल लग जाता है तेज़ी से तो वो ज़ाहिर बात है इनके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। किसी इस जगह पे लग गया तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। फर्ज है कि अगर वो टांग पे लग गया तो वहाँ जाके ब्लीड हो सकती है। तो आपने बच्चों को ये चीज़ें प्यार से समझाना है। जैसे फुटबॉल है उसमें अगर कोई किक वगैरह लग गई है बच्चों को तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इन्हें प्यार से समझानी है कि आप लोग ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये नहीं कहना कि आप लोग कर नहीं सकते। मोटिवेट करना आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको नुकसान क्या हो सकता है वो चीज़ें समझानी है। एक दिन समझाएंगे, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन उसे खुद पता होगा, वो खुद जाके दूसरों को बता रहा होगा। साइकिल वगैरह उनको आपने बताना है कि अगर चलाना है तो किस तरह से वो चलानी है। कोई पैड्स वगैरह मिलते हैं कोहनियों पे, घुटनों पे पहनने के लिए, उस हिसाब से करके हमने उन्हें सपोर्ट करना है हर चीज़ में जो भी वो करना चाह रहे हैं। उनको इस चीज़ की तरफ जा सकते हैं। कल को उन्होंने खुद मुख्तार ही होना है ना, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि माँ बाप ने तो कभी भी कितनी देर रहेंगे इनके साथ, 10, 15, 20 साल, 25, 30 साल तो आप लोगों को लंबी जिंदगी दे, सेहत दे बच्चों को भी, लेकिन एक टाइम तो आते ही है, जाना तो सब नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमने इन्हें तैयार करना है आगे एक नॉर्मल जिंदगी के लिए कैसे ये लेके चल सकते हैं। ठीक है। बाकी हीमोफीलिया का तो बार बार हम आपको बताते ही रहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मरूसी है। मरूसियत से ये होता है कि जो माँ बाप से आगे बच्चों में जा सकती है। लेकिन ये अब आजकल के माहौल के मुताबिक और जिस तरह का हमारा ये सारे एनवायरनमेंट चल रहा है, अब इसमें ऑलमोस्ट 25 to 30% ना, 25 से 30% इस तरह भी आया है कि ना माँ बाप तो बिल्कुल ठीक है लेकिन बच्चों में जो है ये बीमारी मुंतकिल हो रही है। अब वो एनवायरनमेंट जैसे हमारे माहौलियाती असर हैं खाने पीने के या वैसे आलूदगी और ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। खास तौर पे क्या हो रहा है कि हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसे कहते हैं, अब ये भी हो रहा है कि वो ही खुद से ही जो फैक्टर 8 है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। एंटीबॉडीज जो है वो उससे ही नुकसान पहुंचाती हैं उसे जाके उस चीज़ को। ठीक है। तो इसका इलाज पे बात करें तो वो तो हम सबको पता ही है कि इलाज इसका बेहतरीन क्या है। हम तो यहाँ दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज़ ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम इनको ब्लड के जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जैसे सीपी वगैरह हो गया या एफएफपीस वगैरह आप लगवाते हैं तो वो हम कम से कम ना होने के बराबर हम तो आपको लिखते ही नहीं है, सिर्फ फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। उसका जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, नुकसान है, वो ये है कि हम स्क्रीनिंग तो बहुत अच्छी करके भी लगवाते हैं ब्लड वगैरह, उसके बावजूद हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, ये तो एक ऐसी बीमारी है जो कि लगती ही ज़्यादा खून से है। इतनी स्क्रीनिंग और इतने टेस्ट करवाने के बावजूद भी ये चीज़ें खून से मुंतकिल हो जाती हैं पेशेंट्स में। तो हमारा तो यही फोकस है कि हम दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को सिर्फ वही चीज़, वही ट्रीटमेंट दें जिस जो इन्हें चाहिए, जो फैक्टर की सूरत में मिलेगा।
चलेगा, ताकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी ऐसी नहीं है नज़ला जुकाम एक दफ़ा आना है और उसने चले जाना है। ये तो ऐसी बीमारी है जो कि एक दफ़ा आई है और सारी उम्र ही इन्होंने चलना है। खुदा ना खास्ता किसी को काला यरकान हेपेटाइटिस सी हो जाता है तो वो तो सारी उम्र जान नहीं छोड़ता। हर 6 माह बाद 4 माह बाद आपको एक साल में एक दफ़ा उसके टेस्ट करवाने हैं कि दोबारा एक्टिव तो नहीं हो गया, दोबारा से आपको वो चीज़ें चलानी पड़ेगी। अब रही बात फैक्टर्स, तो ट्रीटमेंट तो है लेकिन लगना कब चाहिए। अक्सर पेशेंट्स या लोग हमारे पास जैसे आते हैं या अक्सर माई आती हैं हमारे पास ज़्यादा बच्चों को लेके। बच्चे को अगर पेट में दर्द है, हो सकता है उसने कल खा लिया, कुछ बाहर से खा लिया है, कुछ ऐसा सख्त चीज़ खा ली है कि उससे वो रोड से उठ रहे हैं। वो ये उसमें ये नहीं आके उन्होंने यही हमारे साथ इसरार करना होता है कि ये जो चीज़ है पेट दर्द है, फैक्टर लगना है तो इसने ठीक होना है। अब फैक्टर का काम आप लोगों को पता ही है, क्या चीज़ है फैक्टर, बताइए मैडम। ब्लीडिंग ज्यादा होती है, फैक्टर लगेगा तो अब क्लॉट बनेगा आस्ता आस्ता तो रुक जाएगा यही चीज। तो आपने बताया है कि ब्लीड के लिए है। अब पेट की दर्द और चीज है, दर्द हो सकता है जो कल रात को बाहर से खाना खाया है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, उससे फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब फूड पॉइजनिंग और ब्लीडिंग का तो आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उस चीज में तो अगर आप हम एक छोड़ के अगर हम रोजाना के 2-3 इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए आपको दवाई चाहिए। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अगर दर्द है, या हर दर्द का इलाज जो है वो फैक्टर नहीं है अनटिल अनलेस के वो अगर तो कोई स्वेलिंग है, कोई ब्लीड हुई है, वो भी चेक करके, तो ब्लीड जो है पहले वो देखी तो जाएगी ये है भी ब्लीड ही है या नहीं है। ठीक है ना, अगर तो ब्लीड है तो दर्द के लिए तो फिर भी दवाई देनी है, सिर्फ फैक्टर ने ब्लीडिंग रोकनी है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करेगा। बाकी नॉर्मल बच्चों को जैसे बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, इनको भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल ही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि फैक्टर हर दफा या हर चीज का इलाज नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि फैक्टर लगना नहीं चाहिए। आप लोग जब भी मेरे पास आए मैंने तो आपको यही कहा है, हर रोज हर बच्चे को हर 12 घंटे बाद फैक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमारा जिगर बना रहा है वो 8-10 घंटे से ज्यादा तो हमारे जिस्म में नहीं रह रहा। तो हम तो 2 दफा भी दिन में लगाएंगे तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हर बच्चे को हर रोज फैक्टर की जरूरत है ना। हमने कभी कहा ना अदालत की तरफ से कहा गया कि इसे जरूरत नहीं है। वो तो हम अपनी हिसाब से मतलब जो भी हमारी इकोनॉमिकली या कंट्री की कंडीशन है उस लिहाज से हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से मैक्सिमम दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इलाज की एक बात होगी। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चीजें ये हैं कि जैसे माएँ हैं जो जिनकी फैमिली कंप्लीट है, सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, तो कोशिश ये करें कि वो अगर आप लोग मेरे पास आ जाएं, हम एक सेशन रख लेंगे 10-15-20 मिनट का, जब भी आपके पास टाइम हो, जो वर्किंग आवर्स है उसमें आए, एक सेशन रख लेते हैं। उसमें जो अगर कोई फैमिली कंप्लीट है, किसी के अगर 2 आपके बच्चे हैं, दोनों को हीमोफीली है, तो तीसरे में तो वैसे रिस्क है कि वो हो सकता है। ठीक है ना, तो जो पहले हैं वही समझ लें, वही बहुत बात है कि ये तो पूरी उम्र के ही आपने लेके चलना है ना। तो कोशिश ये करें कि पहले तो आगे प्रेगनेंसी ही बंदा अवॉइड करे इस चीज में ना। लेकिन अगर फिर भी चले प्रेगनेंसी किसी सूरत में हो जाती है तो आप यहाँ आके मशवरा करें। उसके बाद अपने जो गायनाकोलॉजिस्ट है जिनसे आप रेगुलर अपने फॉलोअप पे जा रहे हैं, चेक वगैरह करवा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि क्या टेस्ट है, हम क्या करवा के पता कर सकते हैं। तो अमूमन एक टेस्ट है कोरियोनिक विलर सैंपलिंग ना, तो वो 10 से 13 हफ्तों के दरमियान जो है वो हो जाता है। अगर आपने ये अर्सा भी गुजार दिया है तो 15 हफ्तों के बाद भी ये टेस्ट हो जाता है, 15 से 20 हफ्तों में भी। उसमें करवा के भी आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल है या खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज़ आ गई है। बाकी वो मैडम आपको फतवे के बारे में बता देंगे, जो भी वो इस चीज़ के बारे में था कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं इस चीज़ पे ना। तो मेडिकली भी जाहिर बात है, जब वो चीज़ आ गई है, जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, आके उस बेचारे ने कितना सफ़र करना है। इस चीज़ों के लिए ये तो आपने भी करनी है, अगर आपके कोई इर्द गिर्द हमने भी इस चीज़ के बारे में आपने बतानी है। ठीक है, इसके बाद ये है कि जब कोई बच्चा आ रहा है हमारे पास ब्लीड करके या
खुदा ना वास्ता कोई गिर गया है, तो आपने ये नहीं कि उसे तीसरे दिन लेके आना है। जो पहले दिन कंडीशन थी, तीसरे दिन सिर्फ स्वेलिंग रहनी है। पहले दिन अगर उसे ट्रीटमेंट मिलता, उसे कोई अगर बाकी ही ब्लीड थी गिरने की वजह से फैक्टर लग जाता, तो हो सकता है वो स्वेलिंग उतनी ना होती। जरूरी ये नहीं है कि स्वेलिंग नहीं होनी, स्वेलिंग तो होगी, कोई गिर रहा है, कोई चोट लगी है, स्वेलिंग तो होनी है उस चीज़ में ना। लेकिन उसका एक हल है ना कि हमने हल करना है उस चीज़ का। अगर उस दिन उसे फैक्टर वगैरह लगेगा, उस दिन उसे ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। अब अगर एक बच्चा गिर के भी हमारे पास तीसरे चौथे दिन आ रहा है, तो वो तो पहले दिन की स्वेलिंग है, उसने बिल्कुल ठीक होते होते भी हफ्ता तो ले जाना आराम आराम से। अब उस दिन जरूरी ये तो नहीं है कि उसको वो ब्लीड ही है, वो तो पुरानी पड़ी होगी, तो हो सकता है उस पर भी अब वो चीज़ें स्वेलिंग रह गई। अब जरूरी इसमें ये तो नहीं है कि वो चीज़ उस पर फैक्टर ही लगना है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला को आए दिन ही कोई ना कोई जॉइंट ब्लीड गिर जाता है, या वैसे ही कोई ना कोई लग जाती है, कभी घुटने पे आ गई, कभी कोहनी पे आ गई। तो घर में आपने क्या करना है कि सबसे पहले तकिया लेना है, और उसे ना, जो अगर तो कोई हाथ है या पाँव है, अगर पाँव है तो उसके नीचे रख के थोड़ा एलिवेट करना है, ऊपर करके रखना है उसे ना, ठीक है। तकिया लें, उसके ऊपर अगर कोई बाजू है या कोई टांग है, उसको ऊपर करके रखना है बॉडी से जब लिटाएंगे सबसे पहले। फिर अगर बच्चे को अगर नाक से ब्लीड आ रहा है, या आना था हमारे पास अक्सर नाक से उसे ब्लीड स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले बजाय कि जैसे वो टिश्यू रखता था, और वो तो कभी ब्लीड नहीं उस तरह रुकनी, क्या करता है, ये जो नरम हिस्सा है, देख लें एक दफा ना आप लोग, आप सबका भी है, ये नरम हिस्सा है, इस तरह पकड़ना, पकड़ के 5 से 10 से 15 मिनट तक जा सकते हैं। इसको जोर से दबाना है और आगे की तरफ करके बिठा देना है, ना लिटाना है और ना वैसे बिठाना है, थोड़ा सा आगे की तरफ वो करवा के बिठा के, और इस तरह इसको पकड़ के तो जोर से दबाना है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपने दवाई रखना है। फिर घर में ये है कि वैसे तो कोई भी जो दवाई है वो उससे यूज तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन घर में अब ये है कि आप लोगों को इतना पता है कि ब्लीडिंग है, तो कैप्सूल ट्रांसमीन का तो सबने ही को सुना हुआ है, और आप लोग फेमिलियर भी है, हर महीने में उन्हें कितनी दफा जरूरत पड़ जाती है बच्चों को। एज वाइज ज़्यादा, जैसे वो आप डोजेज मेरे से पूछ लीजिएगा कि मतलब बच्चे का वेट कितना है, एज कितनी है, कितनी हम घर में दे सकते हैं, तो वो तो उसको अलग चाहिए उसकी एज के हिसाब से डोज। अब उसकी वो थोड़ी वजन कम है, उसके लिहाज से डोज कम होगी, वो आप मेरे से पूछिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर लेट इस तरह हो जाता है, पहली बात तो यही है कि आप फौरन से हमारे पास लेके आए। लेकिन किसी टाइम होता है भी हालात घर में इस तरह के होते हैं, या टाइम इस तरह का होता है कि आप लोगों के लिए आना बहुत मुश्किल है, उस सूरत में आपने जो है वो कैप्सूल ट्रांसमीन वगैरह दें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टांग में है तो आप थोड़ी सी ऊंची करके रख दें। दूसरे नंबर पे अगर नाक से ब्लीड है तो इस तरह कर लें। फिर अगर मुंह से ब्लीड हो रही है, एक साफ कपड़ा लें, उसके कैप्सूल ट्रांसमीन ऊपर कर लें, या उसे डिप कर लें इंजेक्शन ट्रांसमीन से। तो सबसे पहले आपने क्या करना, कहीं से भी ब्लीड है इनके अलावा, उसे दबा देना उस हिस्से को, ठीक है। उस हिस्से को जब आप दबाएंगे थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है, ताकि काफ़ी हद तक ना मोर देन 50% इसमें चीज़ें रुक जाती हैं। अगर तो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब बच्चों की उस बीमारी की, तो फिर तो मुश्किल ये है कि शायद उससे भी ना रुके। लेकिन अगर रुक जाता है तो वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग घर में भी पहले जो शुरू वाली चीज़ें हैं उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इधर है, जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो जाहिर बात है समटाइम अल्ट्रासाउंड करवाया या कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह, एक्सरे करवाए, उसके बाद हमें उनको रेफर ही करना पड़ता है। जितना हम यहाँ मैक्सिमम कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन इसके बाद जब हमें रेफर करना पड़ता है तो इस चीज़ के लिए भी इस इदारे ने दिया, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जो MOU है उनसे, इमरान अदरीस हॉस्पिटल है उनसे वो MOU साइन किया हुआ है, और वो हमारे बच्चे ले रहे हैं 24 घंटे, वो तो हॉस्पिटल है खुला हुआ है, 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में जो हम रेफर कर रहे हैं वो बच्चे ले भी रहे हैं, और उनका इलाज भी फ्री कर रहे हैं। आपने अब्दुल्ला को एडमिट करवाया था, तो कितने दिन उधर रहा है? हफ्ता रहा था ना, किडनी में उसकी मसला आ रहा था, यूरन में खून भी आ रहा था ना उस टाइम? अच्छा, काफी ज्यादा सोजिश थी।
हाँ सर। और दर्द बहुत ज़्यादा थी। हाँ। तो जब आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के वहाँ भेजा, रेफर किया, तो आप कितने दिन के लिए लेते? हम 2 दिन वैसे उधर दाखिल ही रहे थे। 2 दिन के लिए? हाँ। उन्होंने कोई आपसे पैसे तो कोई भी नहीं लिए? बिल्कुल। तो वो यही दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने, ये हम अब हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे ही है ना, तो इनके लिए हमने ये किया हुआ है। उधर एक MOU साइन हुआ हुआ है हमारा, वो हमारे बच्चे ले भी रहे हैं, ना सिर्फ उन्हें इलाज दे रहे हैं बल्कि बिल्कुल मुफ्त इलाज दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपने भी समझना है कि जो चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं करके वो मैक्सिमम हम करते हैं, लेकिन जब हमने रेफर करना है तो आप लोगों ने जाना भी है। ठीक हो गया? अब इसके अलावा कोई आप लोगों को कोई सवाल, कोई चीज़ें समझ ना लगी हो? जो घर में अगर आपको कोई मसला मसाइल होता है तो वो बताएं डॉक्टर साहब को। यहाँ सेशन रखने का आज मकसद भी ये है कि बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें ज़्यादातर ऐसे होता है जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, जो हम लोग देख रहे होते हैं, अगर इनको स्वेलिंग हो गई है तो आप इतना नहीं करते कि आप घर में उनको बर्फ़ की टकोर करें। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हुई हैं। बर्फ़ की टकोर के साथ भी बड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप घर कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जहाँ अगर उसकी टांग पे चोट है, बाजू पे चोट है, तो उसे थोड़ा ऊंचाई में करके रखें। ठीक है, तो उससे भी उनकी तकलीफ़ में कमी हो जाती है। तो अगर ये नहीं कि टकोर का मकसद ये नहीं कि 5 मिनट की तो बंद, कम से कम आधा घंटा आप टकोर करें। ठीक है, अभी तो चले सर्दियाँ हैं, आगे गर्मियों में ये होता है कि आप लोग जो है बच्चों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खुले पानी, ठंडे पानी में बिठाएं। जिनको जोड़ों का मसला होता है उससे भी इनके जोड़ किसी हद तक जो है हीमोफीलिया के बेहतर हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी करने वाली हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों की करने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम इन बच्चों को आम बच्चा ही कंसीडर करें, जिस तरह आपके घर में दूसरे बच्चे हैं। तो ये बच्चे भी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, पर इसमें सिर्फ हम खुद नहीं कुछ कर सकते, सिर्फ फैक्ट्री ही सारा कुछ नहीं है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। तो आप लोग इसको सर अंजाम दें और इन बच्चों पे थोड़ा सा वर्क करें, दूसरे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा। और ये बच्चे पढ़ भी सकते हैं और ये कल को कोई सख्त काम नहीं कर सकते, ये बात आप जहन में रख लें। इसलिए इनके लिए इनकी स्टडी बहुत अहम है, तो स्टडी कंटिन्यू रखवाएं इनकी, इनको घर ना बिठाएं। चोट लगी है कोई बात नहीं, 1 या 2 दिन 3 दिन में वो ठीक होता है, दोबारा फिर स्कूल में भेजें। यहाँ तक कि अगर स्कूल वाले कोई मसला कर रहे हैं तो हमें बताएं, मेरी टीम खुद आपके स्कूल जाएगी, टीचर से, प्रिंसिपल से बात करेगी। ठीक है, तो आज यहाँ आपको बुलाने का, डॉक्टर साहब का भी यहाँ टाइम देने का मकसद यही है कि हम माँओं को और बच्चों को बता सकें कि घर में आप लोग किस तरह इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग तो कर ही रहे हैं। दूसरा मेजर चीज़ ये है कि जो माएँ आगे कंसीव कर जाती हैं, ख़ास अभी रिसेंटली जो आपके साथ भी केस हुआ था, तो जब आपके बच्चे ऑलरेडी हीमोफीलिया के हैं, 2 3 1 भी नहीं, तो आप लोग जब कंसीव करते हैं तो खुदारा उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं। आप देखेंगे वो अकेला बच्चा तो सर्वाइव नहीं करता है, पूरी फैमिली उसमें सर्वाइव करती है। तो इसलिए अगर पहले ही अगर उसकी तशखीस हो जाए, पता चल जाए कि ये बच्चा अगर हीमोफीलिया का आने वाला है, तो आप लोग टेस्ट करवा के पता करवा सकते हैं। उसमें जहाँ रहनुमाई हमारी आपको पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, हम आपके साथ हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। आपके इर्द गिर्द दूसरी फैमिली में या दूसरी माएँ आपके साथ रब्ता करती हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको ये चीज़ें बताएं। ठीक है, तो पूरी ज़िंदगी खुद भी तकलीफ़ में रहने और उस बच्चे ने जो दुनिया में आना है उसको तकलीफ़ रखने से पहले बेहतर नहीं है कि अल्लाह ना करे कि वो बच्चा हीमोफीलिया का हो। अगर है तो फतवा भी है कि आप उसका अबार्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेहरबानी है इस पर थोड़ा सा अमल करें। जो घर की ट्रीटमेंट्स हैं उसको करें। और जैसे कि मोहम्मद है, उसे भी नोज़ से ब्लीडिंग होती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनकी नोज़ पैकिंग करें, टिशू नहीं रखवाना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया उस तरह करें। एक घर में ही आप कर सकते हैं, यहाँ आने तक उसकी बहुत सारी जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होगी। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप लोग मैनेज करें। दूसरा डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं कहूँगी, ये मेंटल हेल्थ के हवाले से हम लोगों ने एक स्टैंडी भी बनाई है, इसमें सीधा 1-1 2-2 मिनट के हवाले से इनको बता भी दें ज़रा एक्सप्लेन करके। एक ये आप लोगों के लिए ना हमने सबसे ज़्यादा वो चीज़ें ही समरी बना दी है कि किस तरह से वो लेके आप लोग ना चल सकते हैं। हम लोग इसकी घर में जाएँ तो पिक्स वगैरह भी इसकी ना लेके जा सकते हैं। अब इसमें मेंटल हेल्थ जैसे कि हमने पहले देखी है कि हमने तो यहाँ इलाज देना है,
बच्चे को बनाना है या उसको सोसाइटी में कोई भी मुकाम लेना है, तो वो आप लोगों का ज़्यादा उसमें आपकी ज़्यादा जो है ना उसमें चीज़ें शामिल हैं। आपने ही उसको बनाने में जो है सारा काम करना है। हम तो हेल्प कर सकते हैं ना, आपको बता सकते हैं, टाइम आपने स्पेंड करना है, घर में आपने होना है, बच्चे की तरबियत आप लोगों ने करनी है, यही टाइम है। तो सबसे पहले जो एक पॉइंट है वो है लव, मतलब प्यार का। तो प्यार से बच्चे के साथ पेश आना है, जितना ही प्यार से उसे मेहनत के साथ उसे बहुत ज़्यादा शफकत के साथ उससे बात करेंगे, प्यार से जो भी चीज़ समझाएंगे वो ज़रूर समझेगा। एक दिन ही समझेगा, अगले दिन होगा, तीसरे दिन होगा। डांट डपट ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वो अपने आप में एक कम्प्लेक्स आ जाएगा, उसमें एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगा कि शायद मैं दूसरे बच्चों की जैसा नॉर्मल नहीं हूँ, शायद मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, इस वजह से मेरे साथ इस तरह हो रहा है। जब ये चीज़ एक बच्चे में या किसी में भी आ जाती है, कर सकता कभी नहीं पढ़ेगा, उस पढ़ तो सकते ही नहीं है ना, उसने एक जेहन में चीज़ बिठा लेनी है, तो वो कैसे स्टडीज में अपना जेहन लगाएगा या उसमें इंटरेस्ट देगा, कर ही नहीं सकता। ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा ये है कि आप लोगों ने उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट से क्या, कोई चीज़ है अगर वो चल वगैरह नहीं सीख पा रहा, आप उसे हौसला देंगे, अभी ये चीज़ नहीं है, 1-2 दिन बाद आप बेहतर हो जाओगे। जैसे वो भाग रहा है, आपको भी चोट लगी हुई है, कल परसों में आप अभी रेस्ट करो, 2-3 दिन में आपने भी वैसे ही भागना है। ठीक है ना, बच्चे को प्यार से समझाना है, साथ उसकी उसे यही चीज़ें बताते रहेंगे कि जी ये आप लोग इस तरह करोगे, आप इस तरह भागोगे। एक सपोर्ट होती है ना माँ बाप की, आप लोगों ने ही उसे समझाना है। हमारी तो वो उतनी नहीं सुनेंगे जितनी आपके साथ उल्फत है या आप प्यार है, या एक माँ बाप जो खालिस प्यार रखते हैं बच्चों के लिए, वो तो कोई नहीं रख सकता। तो वो समझेंगे भी आपकी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो प्यार से, जैसे अभी आप हमारी बात हुई है कि आप लोगों ने उसे समझाना है। फिर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इनके लिए ना, छोटी छोटी जैसे एक्टिविटीज़। अक्सर बच्चों की जब स्कूल आप भेजते हैं तो ये चीज़ तो वैसे ही ज़्यादा आजकल स्कूल्स भी, असेंबली होती है उसके बाद उन्होंने एक पीरियड रखा होता है जिसमें वो सारा पीटी का एक वो होता है इनका पीरियड वगैरह होता है, जिसमें वो सारी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। अब देखा गया कि हीमोफीलिया के बच्चे जो ज़्यादा भाग दौड़ में एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनमें ब्लीडिंग के चांसेस वैसे बहुत कम हो जाते हैं। बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, माहौल जो भी चीज़ होता है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है उस हिसाब से कि क्या हो, ब्लीडिंग के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। शायद आपके पास अगर विजिट है तो वो विजिट ही आप लोग बहुत कम हमारे पास आया करेंगे अगर ये चीज़ें अपनाया आपके लिए, जैसे डाइट चार्ट वगैरह बनाया उन पर अमल करके, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ये कम कर देंगी, आपके विजिट इधर आने को ही खत्म कर देंगी। ठीक है। अब इसमें से एक और बहुत जरूरी है, बच्चे के साथ हम बैठ के आपस में गुफ्तगू किया करें कि बच्चा सोच क्या रहा है। जाहिर बात है जब बच्चे के साथ तो एक बड़ा कोई बात कर रहा है तो हमने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज से यूज नहीं करने, प्यार से उसके लेवल पे जाके उससे पूछेंगे कोई आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है। इसी तरह ही पूछते हैं ना, बात तो अब्दुल्ला आपको पता है बताता भी नहीं है जब गिर जाता है। तो आप लोग प्यार से आपस में, इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो आपस में ताल्लुक है वो और ज्यादा मजबूत होगा। छोटी छोटी कोई टॉपिक रख लिया, किसी चीज पे बात कर ली, इससे ना सिर्फ वो सीखेगा बल्कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी। कल को वो आपको समझ समझा जो है वो ज्यादा सकेगा अपनी चीजें, कोई भी छोटी से छोटी बात होगी तो वो आपको आगे घर में शेयर करेगा। वो इस तरह एहसास से कमतरी में बहुत कम जाएगा, चांसेस ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है वो है सब्र। वो तो आपको आ जाना चाहिए। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता है कि शायद रोज़ ही मैं अस्पताल लेके टुरना है 4-5 घंटे, और बहुत मुश्किल होता है मेंटली भी, बंदा बहुत ज़्यादा टॉर्चर में रहता है कि पता नहीं ये कोई मेरे को सजा मिल रही है या क्या है। कुछ भी नहीं है, अब आजमाइश है ना, तो आजमाइश से गुजरते हैं। सब्र खुद करेंगे तो बच्चा भी सीख जाएगा। उसके लिए तो ये सब्र आपने सबसे पहले सीखना है तो बच्चे के लिए क्या, लेकिन अगर आप लोगों को सब्र आएगा तो आप लोग बच्चे को भी करना सिखाएंगे। बच्चा सब्र करना सीख जाएगा तो वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगा अपनी जिंदगी में ना। ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसकी आपने सारी एक तस्वीर लेके जानी है, घर में खुद भी पढ़ने हैं और कोशिश करें कि रोजाना पढ़ें ये चीज़ें आप करके मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आपके वैसे ही हल हो जाएंगे।
बच्चे को सिर्फ ये नहीं है कि हाँ यार तो हमने फिजिकली उसे देख के ठीक नहीं करना, मेंटली तौर पे भी करना। जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा आगे भी रिपीट कर दिया बात कि हमने इसे ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद मुख्तार बनाना है। तो खुद मुख्तार इसमें कैसे आनी है, यही चीज़ें हैं। ये जो आपकी मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेस हो रही है, मेंटल हेल्थ जो हमने वर्कशॉप रखी है, इसी की वजह से ही होना है। हमने अब आप लोगों को बता दिया है 24 घंटे पूरा महीना पूरे साल जितनी उसकी ज़िंदगी है आप लोगों ने और आपकी ज़िंदगी है आपने उसके साथ रहना है। ये चीज़ें आप सीखेंगे, अपनी डेली रूटीन्स में रखें, रोज़ इसे रीड करें, कोई चीज़ मुश्किल लगती है हमारे पास आए पूछें। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, उसमें खुद एतमादी पैदा होगी, वो खुद ही इंडिपेंडेंट होता जाएगा ज़िंदगी में। बड़े मसले मसाइल जो है वो खुद ही इनको बर्दाश्त करना सीख जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ कोई और पूछनी हो, कोई चीज़ बच्चे के हवाले से रहती है तो आप ऑफिस में आके ना मेरे से पूछ लीजिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी डॉक्टर साहब ने जो है आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की है और कोशिश की है कि हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से आपको माओं को बच्चों को अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकें, और उम्मीद है कि आपको बड़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब मैं डॉक्टर शकील अनवर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और फिज़ियो के हवाले से वो माओं को बताएं कि हीमोफीलिया पेशेंट के लिए फ़िज़ियो कितनी ज़रूरी है, और हीमोफीलिया पेशेंट्स के अलावा इन माओं को या इनके घर में अगर किसी को पेन है, बैक पेन है, दूसरी चीज़ें हैं, उनके लिए फ़िज़ियो कितनी ज़रूरी है, मेडिसिन को छोड़ के फ़िज़ियो पे ये कैसे आ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शकील है, आप जानते हैं। और आए रोज़ मुलाकात किसी न किसी सूरत होती रहती है। डॉक्टर साहब ने मुझसे पहले काफ़ी खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपसे शेयर कर दी हैं, और जो आप आने वाले वक्त में जो फेस करनी पड़ेगी वो भी बताइए, जो भी चल रही है वो भी बताइए। मेरा क्योंकि शोबा फिजियोथेरापी का है, तो फिजियोथेरापी में जो है ना फिज़िकली जो हमारी ज़िंदगी गुजारी जाती है ना, फिज़िकली मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उस पर रहूँ। तो फिज़िकली में सबसे ज़्यादा हमारे जो है ना मौसम अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले गर्मियों में जो कंडीशन होती है हीमोफीलिया पेशेंट की वो और होती है। जब बहार का मौसम होता है तब और होती है, जब सर्दियों का मौसम होता है तब और होती है। मेडिसिन का और हॉस्पिटल में आने का आपको काफ़ी चीज़ों का ऑलरेडी पता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, सेशन रखा इसीलिए गया कि मेंटल जो हेल्थ है, यानी कि आपकी जो ज़हनी एक सोच है उसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाया जाए। हो सकता है जो मैं बातें बताऊँ पहले से पता हो, लेकिन फिर भी बतानी ज़रूरी है। तो ये है कि जैसे अभी सर्दी है, पहले हम गर्मियों की बात करते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो अक्सर जो है ना बताया जाता है कि बच्चे को दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा पानी में उसको बाथ वगैरह दें या वो नहाए, ताकि उसका जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहे। यानी कि पहले वो टेम्परेचर कितना जा रहा होता है, 38-40 तक भी जाता है। तो ये जिस्म की जो सर्कुलेशन है ये जब बहुत ज़्यादा होगी तो बैठे बैठे भी बच्चा कहेगा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अक्सर होता भी है। अब अगर आप देखें कि अब टेम्परेचर जो है वो 15 पे जा रहा है या 12 पे जा रहा है, जैसे कि हमारे इधर होता है, तो हम क्या करते हैं कि फिर बच्चा जो है हीटर के आगे बैठना शुरू करता है। अब वो उसकी हीट जो है ना कुछ देर तक तो ठीक है, लेकिन एकदम से वो फिर 40 पे जाना शुरू हो जाता है। जैसे वो फिर 38 पे 36 पे या 40 तक चला जाता है। कुछ बच्चे होते हैं वो उनको बड़ी आदत होती है पाँव हीटर के आगे रखते हैं। तो क्या होता है कि शुरू में तो ठीक है, माएँ कहती हैं, घर वाले कहते हैं नहीं इसको ही सर्दी है तो चलो बीमार ना हो, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसकी स्किन जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारी फीड मसल के साथ होती है, ठीक है ना, जॉइंट्स के साथ और मसल के साथ होती है। तो इसलिए जो है ना इन पे बड़ी नज़र रखें और इनको स्पेशली चीज़ बताएं कि आपने गर्म जगह का जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा उधर ज़रूर रहें, लेकिन आग के पास ज़्यादा करीब ना बैठे। या बच्चे होते हैं बाहर आग लगा के बैठे होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल होते हैं,
इनमें सिर्फ फैक्टर नहीं होता ना, तो वो बीमारी में नहीं, यानी कि मरूसी बीमारी में आता है, अदरवाइज जनरल डिजीज में नहीं आता। तो ये क्या बच्चे करते हैं कि जैसे न्यू ईयर है या कोई और प्रोग्राम पिछले दिनों गुजरे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, आतिशबाजी वगैरह या जैसे इवेंट्स आते हैं, तो पहली बात तो ये कि इनको जो है ना आग से बचाएं। दूसरी ये है कि इनको जो है ना हमेशा जहाँ पे 2 या 3 या 4 या 5 लोग से ज़्यादा है रश है, चाहे वो घर पे है, कोई मेहंदी का या कोई मंगनी का या कोई खुशी का मौका है या कोई भी इवेंट है, तो इनको आप हमेशा उस जगह पे बिठा दें, वो बीच बीच में ना आए। अक्सर वो पैसे वगैरह भी फेंकते हैं, खुशी मनाते हैं किसी ना किसी तरह से, कोई डांस पार्टी भी हो सकती है, बच्चों का डांस भी हो सकता है। इनको हमेशा थोड़ा दूर रखें, और इनको भी चाहिए कि इन चीज़ों का इनको पूरी लाइफ पता होना चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि कहते हैं कि 25-30 साल के बाद में पता चला, लेकिन कुछ जो होते हैं वो शुरू में पता चल जाता है। तो जो 25-30 साल वाले होते हैं, हम सोचते हैं कि शायद वो बेहतर हैं कि उनको पता ही नहीं चला। नहीं, दाना हादसा, अगर उनका कोई दाना हादसा कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो वो फिर कहते हैं जी वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की, पता नहीं, वो पंजाबी में अक्सर कहते हैं सट हो रही, बहुत ही गहरी लग गई। ऐसे तो नहीं होता, कई दफ़ा कोई हो सकता कोई डिजीज़ हो किसी को। तो इसलिए पहली बात जो हिस्सा था मेरा ये था कि आप वेदर का बड़ा ख्याल रखा करें। जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो टेम्परेचर को उस तरह से रखें, जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो फिर भी हीट को इनसे थोड़ा दूर रखें। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि गर्म पानी से ना, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो, हाथ लगाने से आपको ठंडा ना लगे ना, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो, ताकि ये जो है ना जब नहाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। क्या होगा कि ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तब तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, जैसे ये टॉवल के साथ वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे स्किन को, और कपड़े पहन के बैठेंगे तो कहेंगे कि मुझे शायद यहाँ पे या कंधे पे या बैक पे या लेग्स पे किसी ना किसी जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि वो फिर ब्लीडिंग की होने का डर है, तो होगी नहीं लेकिन हो सकती है, इसलिए पहले से बताया जा रहा है कि हो सकती है। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि बच्चे अक्सर जो है ना वो बताते नहीं हैं, और बच्चों का नाम बताना जो है ना वो इसलिए होता है कि वो डर रहे होते हैं कि अगर बताएंगे तो और ना मार पड़े, हालांकि ऐसे नहीं होता। तो उनका डर ज़रूर निकालें, उनको फ्रेंडली हमेशा दिन में 1 घंटा जो है ना उनको पास बिठाएं, उनसे बातें करें, और बच्चों को 1 घंटा उनके पास हमेशा एक दिन में 1 घंटा उनको दें, चाहे वो खेलने की सूरत में हो, या जैसे सर्दियाँ तो बंदा बैठता है बारिश वगैरह करता है या कोई खाना पीना चल रहा होता है, ऐसे करें, लेकिन 1 घंटा लाजमी इनको दिया करें। 1 घंटा देने से क्या होता है कि वालिदैन भी फ्रेश होते हैं, बच्चे भी फ्रेश होते हैं, कॉन्फिडेंस आपस में दोनों का एडजस्ट हो रहा होता है, तो वो बातें बताते हैं। तो फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे ये अदारा हो या कोई हॉस्पिटल हो, सच बताएं डॉक्टर को कि क्या हुआ था। कभी डॉक्टर का टेस्ट ना लें कि उदी ढूंढेगा, उदी करेगा, हम बोलेंगे वो झिड़कियाँ खाने से बेहतर है हम चुप ही, ऐसे नहीं होता, वो आपके फ़ायदे के लिए होता है। तो ये अगला जो है वो ये है कि एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इस ग्राफ में भी एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कोई जिम वाली एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज से मुराद होता है कि जैसे हम कोई हर चीज़ का टाइम रखते हैं, पढ़ाई का टाइम होता है, नमाज का होता है, खाने का होता है, रेस्ट का होता है, एक टाइम एक्सरसाइज का भी रखा करें, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हाथों को बच्चे को चेक किया करें कि नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है। जैसे ही हम ये करते हैं तो ये सारे मसल जो है हमारे एक्टिव हो रहे होते हैं, अगर कहीं मसला होगा तो वो बच्चा कहेगा कि ऐसे करने से मसला आ रहा है, ये चेक करने का एक तरीका होता है। फिर जैसे मोटरसाइकिल को रेस देते हैं तो आप इसको कहें कि ऐसे करो, ठीक है ना, अक्सर मैं बताता भी हूँ। इसका मतलब कि ये जो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है,
ये बराबर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं और उनके अंदर से मसल गुजर रहे होते हैं। कोई भी अगर हड्डी के अंदर या वैसे खिंचाव आएगा तो फिर वो पूरे बाजू में दर्द करेगा। फिर उसके कंधे को उसको किसी के ऊपर उठाओ, नीचे करो। ये हो गया अपर लिम्स का, यानी कि ऊपर वाले हिस्से का। ऐसी गर्दन की एक्सरसाइज होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चेक करें, दाएं बाएं चेक करवाना है और ये रोजाना किया करें। इंस्पेक्शन, आप फिजिकल इंस्पेक्शन जो है ना आप रोजाना लिया करें। फिर वो अगर लेटा है तो उसको पाँव को आप उसके पाँव को चेक करें कि पाँव ठीक है, टांग ऊपर उठाना, टांग को इकट्ठा करना, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है कि मुझे, क्योंकि बचपन सबका सेम होता है, वो बड़ी खूबसूरत बात थी कि अगर पेट में दर्द हो रही है ना तो क्या करते हैं कि वो फैक्टर के लिए आ जाते हैं ना। तो बचपन सबका एक जैसे ही होता है, हम भी वो पेट दर्द होती थी हमें, फिर सारा दिन खेलने के बाद रात को नींद नहीं थी आती क्योंकि टांगे दर्द कर रही होती थी। तो हम समझते हैं कि शायद ये हीमोफीलिया पेशेंट है इसलिए ओवर रिएक्ट कर रहे हैं बच्चे। ऐसे नहीं होते। दो चीज़ें होती हैं, या तो ये सबसे अलग है तो फिर हम कहें जी स्पेशल है। जब स्पेशल नहीं है, ये सेम है, तो सेम को सेम की तरह रखें। जहाँ पे ज़रूरत इनको फैक्टर की है उधर फैक्टर वाला ज़हन चलाया करें। जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि ये नॉर्मेलिटी चल रही है, हम भी ऐसे थे। बच्चे खेलेंगे, थकेंगे, उनको भूख लगेगी, बार बार भूख लगती है, हर 5 मिनट के बाद भूख लगती है। आप देखें कि जब छोटा बच्चा होता है ना तो फीडर बार बार पी रहा होता है। शुरू में फीडर का टाइम उसका वो छोटा होता है, जल्दी हजम हो जाता है। जैसे ही बच्चा बढ़ता है फिर रोटियाँ या जो भी चीज़ें होती हैं, फ्रूट या जो भी घर पे होता है, तो वो फिर ब्रेड है, जो भी चीज़ है वो ज़्यादा मांगेगा, बार बार मांगता है। और इनका एक ख्याल रखा करें कि इनके नाखून जो है वो साफ, हर वक्त साफ होने चाहिए। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि वो शायद पानी से डरते हैं बच्चे, लड़के वैसे भी पानी से बहुत डरते हैं। आप भी डरते हैं कि नहीं? मोहम्मद नहीं डरता, नहीं डरता, वो तो अपने सर्दी में तो शौक से नहाता है। ज़्यादा नहीं नहाना, एक दफ़ा नहा सकते हफ्ते हैं। में मैं 2 दफ़ा नहाती हूँ। और जब भी बच्चों को आप नहलाते हैं, कोशिश करें रात के टाइम, क्योंकि जब हम नहाते हैं ना तो 1 घंटे तक आप नॉर्मल कपड़े पहन के जिधर मर्जी घूम के आ जाए, नहीं सर्दी लगती। 1 घंटे के बाद भी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इसलिए रात को जब भी इनको बात है ना, रात के टाइम जब ये सोने, ताकि ये सो जाए बाद में ना, नॉर्मल हो जिस्म इनका, क्योंकि वो जिस्म जो है ना वो इजी हो जाता है। तो बात कर रहे थे कि बच्चों के नाखून जो है ना वो जाएंगे सारा खाने के जरिए पेट में ना, तो बार बार वो शिकायत करेंगे और बच्चे जो है ना वो ब्लड भी इतना अच्छा नहीं उनका बनेगा, एनीमिक पेशेंट बन जाएंगे, बच्चे बनेंगे। और फिर इनको भूख नहीं लगेगी। और इनकी अगर आपके घर के पास कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे वो क्या कहते हैं पापड़ वगैरह और ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको स्पेशल जाके, अभी बच्चे भी बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कि इतनी परवाह ना करें, उसको स्पेशल कहें कि इनको आपने पापड़ नहीं देने, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें इतने तेज केमिकल होते हैं मसाले वाले और दूसरे जो है एसिड वगैरह होते हैं कि ये इनको फैक्टर तो जो होता है कम होता है, इनके रेड सेल भी काम करना शुरू कर देता है, वाइट सेल में भी कमी आना शुरू हो जाती है। यानी कि इनकी अपनी जो एक क्या कहते हैं कि एक बीमारी से लड़ने के लिए जो खसूसियात होती हैं जिसमें वो सारी खत्म कर रहा होता है। तो इनको कभी भी वो जो सस्ती सस्ती जो टॉफियाँ, चॉकलेट, पापड़, इनसे खरीद कर। और बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी जब ऐसे सेशन रखा जाता है तो हमारा डायरेक्ट जो लिंक हो रहा होता है ना माँ बाप से, पेरेंट्स से, बच्चों से हो रहा होता है। तो बात चल रही थी कि बच्चे ना चाय बड़े शौक से पीते हैं, तो चाय से अवॉइड कराएं उन्हें, दूध वगैरह पीते हैं, अंडा, दूध वगैरह या जो भी आपको जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पे ज़्यादा दें। चाय को अवॉइड करें, बड़े होकर चाय पिएँ तो ज़रा बेहतर है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सबको उसने जो है ना इकट्ठा करके तो ख़त्म करना होता है, और उस सारी चीज़ को उसने नशा बना के
तो एक फॉर्म बनाता है, उसको हम चाय कहते हैं। बहुत सारा चाय लफ्ज़ प्यारा सा, लेकिन अगर उसको वैसे कहें तो नशा भी कह सकते हैं। नशा कहेंगे तो वो बुरा लगेगा जी, ये नशा ताड़े हाथ रखा पी लो, तो कहेंगे यार कैसा बंदा। एक तो मज़हब इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो जो होता है चाय की जो जिसको लग जाती है ना, उसको खुद भी नहीं पता चल रहा, तो सर दर्द पैराडोल उसकी पैराडोल बन जाती है, ठीक है ना। तो वो मेडिसिन नहीं खाता, वो चाय पे चाय पी जा रहा होता है। तो अवॉइड करें। तो अगर कोई क्वेश्चन या कोई है तो बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगी कि हीमोफीलिया पेशेंट की एक्सरसाइज के बारे में बताएं कि हम अक्सर इनको फ़ोन भी करते हैं, ये लोग आते नहीं। फ़र्ज़ करें इन्हें चोट लगी है, हम कहेंगे 4 दिन के बाद इनको ले के आएँ, क्योंकि उस टाइम फ़ौरी तो हम इनको एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। तो इनको थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में बताएं कि इनके लिए कितनी ज़रूरी है, इनके जॉइंट के लिए, कि ये अगर एक्सरसाइज नहीं करते, नहीं लेके आते, स्पेशल आप लोगों को रखा हुआ है कि फ्री इनको हम सर्विसेज दे रहे हैं ये, पर माएँ नहीं लेके आती। अगर इनको चोट लग जाए तो आधी रात को भी कहेंगे तो लेके आ देंगे, पर ये लोग नहीं लेके आते हैं। तो इस पर थोड़ा सा इनको फोकस करवाएं कि इनके लिए जॉइंट इनकी कितने ज़रूरी हैं। हमारे पास बड़े सारे पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र इस टाइम 40-45 ईयर है, पर अभी वो ना सही चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उनके जॉइंट में ब्लीडिंग होने की वजह से उन्होंने भी एक्सरसाइज नहीं की, नहीं करवाई, तो ये इशू है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपके बच्चे तंदुरुस्त हों हर लिहाज से, ये कोई मजबूरी का सामना ना करें। तो इसलिए थोड़ा सा इन मदर्स को इसके बारे में गाइड कर दें। बहुत अच्छी मैडम जी ने वो मेरे ज़हन से स्किप हुई थी, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा। जब भी कभी ब्लीडिंग होती है, चोट लगती है, तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अक्सर पेशेंट्स को देता हूँ कि अगर कोई गिरता है किसी चोट लगने से या वैसे किसी वजह से वो बेहोश होता है, गिरता है, तो उससे खुद से उठा नहीं जाता। 2 लोग दाएं और बाएं उसको उठाते हैं और फिर लेके जाते हैं। ऐसे ही हमारे जिस्म के अंदर अगर किसी जगह पे कुछ चोट लगती है ना, तो जो उसके सपोर्टिव मसल होते हैं वो एक्टिव होते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो डीएक्टिव हो उस टाइम, क्योंकि उसकी सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती, वहाँ पे स्वेलिंग हो रही होती है। तो जो सपोर्ट करने वाले मसल होते हैं, बाद में अगर आप उसकी एक्सरसाइज नहीं करवाते तो सपोर्ट करने वाले, जैसे उस आदमी को 2 लोगों ने उठाया है, ऐसे जो उसको उठा के रखा हुआ है वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसमें फैक्टर की कमी की वजह से ये ज़्यादा जो है ना, ये मसला आ रहा होता है कि सपोर्ट करने वाले मसल भी खराब हो जाते हैं। तो कोई नहीं ये चाहता कि एक चीज़ खराब है तो साथ में 2 और खराब हो। उससे बचने के लिए आप ज़रूरी है कि जब भी आप इस फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, तो फ़ौरन से पहले चेक करवाएं। अगर तो ज़रूरत है एक्सरसाइज की उसी टाइम, तो उसको स्टार्ट किया जाएगा। अगर 1 दिन या 2 दिन डिले करने की ज़रूरत है अभी, तो वो भी फिर बता दिया जाता है कि अभी एक्सरसाइज थोड़ी करवानी है, ज़्यादा करानी है या नहीं करवानी। तो एक्सरसाइज अगर नहीं करवाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती जाएगी, क्योंकि अनरेगुलर मसल डेवलप होना शुरू होते हैं। जैसा कि सर यहाँ अब्दुल्ला है, इसकी गोनी का इशू है, उनकी मदर ना लेके आती हैं उन्हें, जब चोट लगी है, स्वेलिंग है ज़्यादा, तब वो लेके आएंगी। जब उसकी स्वेलिंग कम, मैं उन्हें कहें कि दोबारा लेके आना, तो वो लेके नहीं आती उसे फिजियो के लिए। तो उसकी कोनी जो है, मेरा ख्याल है कि वो ऐसे हो गई हुई है, ऐसे मूव भी नहीं होती है। जॉइंट जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा भला था, पता नहीं क्या होता जा रहा है, पता नहीं किसी की नजर लग गई है भाई, या कोई नजर लगा। नजर कुछ नहीं होता, ये लापरवाही जब हम करते हैं। अगर आप घर पे करवा सकते हैं, आप हमें 10 दफ़ा पूछें, 20 दफ़ा पूछें, 50 दफ़ा पूछें, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, हम आपको उसी जो जैसे पहली दफ़ा बताया 100वीं दफ़ा भी वैसे ही बताएंगे। अगर आप घर करवा सकते हैं, आप बार बार नहीं आ सकते, बीइंग टाइम थोड़े वक्त के लिए, ये नहीं कि इधर नहीं आना, घर ही करना है। वो तो हम कह रहे हैं कि बच्चा अब नॉर्मेलिटी में ना जाए, इधर आना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, आप उस तरह से उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना, जिस्म के किसी भी हिस्से की जो मूवमेंट है उसका एक ख़ास तरीकाकार होता है, तब जब वो अब नॉर्मल होता है। उसको फिर नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उसको बड़े तरीके से और मशीनों के ज़रिए भी कर सकते हैं आप, और मैनुअल भी कर सकते हैं।
तो आपकी सहूलत के लिए जो है हमने मशीनें भी रखी हैं, जो ज़रूरत पड़ती है मैनुअल भी करते हैं, इसलिए कि हर एक की कंडीशन अलग होती है। हमने एक को नहीं देखना होता, हमने सबको देखना होता है और सबकी सुननी होती है। सबका जिस्म जो है फिजिकली बेशक अल्लाह ताला ने हर एक जैसा बनाया, लेकिन कोई थोड़ा स्मार्ट होता है, पतला होता है, कोई थोड़ा हेल्दी होता है, मोटा होता है, कोई कद में छोटा होगा, कोई लंबा होगा। तो उसके जो है अकॉर्डिंग जो है ना वो भी डॉक्टर डिसाइड करे। जैसे मेडिसिन के बारे में कह रहे थे कि वजन के हिसाब से वो बताएंगे, ऐसे हमें भी पता होता है कि इसको कितनी फोर्स पे रख के इसकी एक्सरसाइज को मैनेज किया जाए। दूसरे नंबर पर डॉक्टर साहब, जो हमारी माएँ यहाँ आई हुई हैं इनको ज़रा बताएं कि हीमोफीलिया पेशेंट्स के अलावा फिजियो की यहाँ ट्रीटमेंट दी जा रही है आपके घर में, या जी, जी, आपको जी, कोई बिल्कुल, इशू है बिल्कुल। तो आप यहाँ आ सकते हैं। जनरल में जो है हमारे इधर सेंटर में सहूलत दी गई है, और ये जो फ़ायदा उठा रहे हैं या जिन्होंने यहाँ से फ़ायदा उठाया, अगर आपकी उनसे मुलाकात होगी तो वो आपको मज़ीद और बेहतर बता सकते हैं। यहाँ पे जनरल में जो है स्पाइनल इशू है, स्पाइनल यानी गर्दन के जितने भी आते हैं, कंधे के आते हैं, शोल्डर जॉइंट्स में या कमर के लंबर स्पाइन में आते हैं, ठीक है ना। तो आजकल जो है वैसे भी वो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वो क्या होता है कि जिस्म में भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। किसी को कंधे दर्द कर रहे होते हैं, किसी की टांगे, किसी की कमर में दर्द है, और बहुत बहुत क्रिटिकल केसेस बन रहे होते हैं। और जब वो पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया बता रहे हैं, ऑपरेशन होगा जी, वेन फंस गई है, ठीक है, बल्जिंग हो गई। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आना आपने, टाइम आपने निकालना है, मेहनत हम करेंगे, शिफा आप दे। तो यहाँ पे ये है कि हम सहूलत दे रहे हैं कि जितना हो सकता है फ़ायदा उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि हीमोफीलिया की फिजियो पे हम बात कर रहे हैं, जर्नल पे भी बात कर रहे हैं। और मेडिसन किसी का ख़रीदना कोई ख़रीद सकता है, कोई नहीं ख़रीद सकता, मजबूरी में ख़रीदना पड़ता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव काम। फिजियो का ये होता है कि ये मेडिसिन इसमें यूज़ नहीं होती, ना कोई टैबलेट, ना इंजेक्शन, ना कोई ऐसी चीज़। कोई बहुत रेयर किसी की ज़रूरत हो तो वो फिर हम मेडिकल स्पेशलिस्ट को बोलते हैं कि उनको रेफ़र करें कोई बेहतर से बेहतर मेडिसिन, ताकि ये मेडिकेशन इतनी क्योंकि जिस्म की जो स्वेलिंग वगैरह होती है उसको कम करने के लिए मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम नहीं करते। तो इसलिए जो है खुद भी आपको भी बता रहे हैं, आगे आप बता सकते हैं कि जनरल फिजियोथेरेपी से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कंधे का इशू है किसी को, बैक कमर में पेन का इशू है, टांगों में किसी का इशू है, जोड़ों का इशू है, तो मेडिसिन जो है वही ज़रूरी नहीं होती कई दफ़ा, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ना मसाज मशीन है, हमारी बाहर से आई हुई है। मोहम्मद को अक्सर ना टांगों में पेन होती है ज़्यादा, जब ऊपर सीढ़ी ऊपर नीचे आता है, मैं उससे इसे कर सकती हूँ, वैसे दबाती हूँ हाथ से, तो मैं कर सकती हूँ इसे। देखिए उससे ये मसाज पहले इस चीज़ को समझें कि इसका जो है ना लिंक है वाइब्रेशन के साथ। नहीं, यानी कि घुटने से जो नीचे ये मच्छी वाला हिस्सा कहते जी हैं, जी, उस मैं समझ गया। मैं आपको वैसे डिटेल में बता, कोई भी मशीन है ना, पहले उसको समझे कि ये कर क्या रही है, उसमें वाइब्रेशन कर रही है, ठीक है ना। वाइब्रेशन एक होती है मोबाइल जितनी जो बहुत लाइट से होती है, एक होती है कि वो जिस्म की वेन को डीपली मूव कर रही होती है, ठीक है। जब हम उसको मूव कर रहे होते हैं मशीन को, तो वो डीप मसल को भी कर रही होती है। तो बेहतर ये है कि लाइटली जो है ना आप कोई जेल वगैरह या ऑयल के साथ जैसे उसको मसाज कर लें, दबा लें। पहले थी डॉक्टर लेडी डॉक्टर ही थी फिजियो की, तो उन्होंने मुझे ना फास्ट एंड जेल लिख के दी थी, वो मैं लगाती हूँ। इसे इसके ना कोनी में काफ़ी देर पहले दर्द निकली थी, तो वो मुझे जेल लिख के दी थी। साथ में कहा था कि इसे ना एक्सरसाइज करवानी है कोनी की, तो इसका ठीक हो गया था उस जेल से। फास्ट एंड जेल है, दर्द होती है, मैं वो से लगाती हूँ। बात भला क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं उसका टाइमर सेट होता है, ऐसे ही डॉक्टर साहब, जी। उसका टाइमर वगैरह सारी चीज़ें सेट होती हैं। अब ये बच्चा है, इसको अब लगा देते हैं, हीमोफीलिया पेशेंट है, ज़्यादा वाइब्रेट करने की वजह से उसकी इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, मसल टूट सकते हैं, वेन जो है छोटी सी छोटी ब्लीड कर दे, जैसे मसला वो हो गया। ड्राई मशीन नहीं होती बनी हुई,
मुझे पता है, हमारा तो हमें काम पता है, हमें बाकी पता है सारी हमें चीज़ों का। सबका पता है। वैसे आपको बता रहे हैं कि वो मसला बन सकता है, तो ये वीकनेस की वजह से इशू है इसे। इसकी डाइट ठीक करें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना आप अपने तक रखें, कोशिश करें कि हीमोफीलिया पेशेंट्स पे आप खुद से घर में कोई चीज़ भी ट्राई ना करें जिससे आपको बाद में मसला हो। बेहतर है डॉक्टर के पास आएँ। आपको फैसिलिटी जो दी गई हुई है यहाँ, तो आप मेहरबानी करके आ जाएं। अल्लाह ना करे इनको जब चोट लगती है तो आपको 10 दिन भी आना पड़े, तो आप आती हैं ना। तो जब वो सेहतमंद है, उनको मज़ीद सेहतमंद करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक कॉल पे आएँ, जो कि आप लोग नहीं आते, ठीक है। तो ये आप लोगों की बेहतरी के लिए सेशन रखा गया है और आपको सारी चीज़ें ब्रीफ की जा रही हैं। मैम जी ने बड़ी अच्छी बात की है। जो वाइब्रेटर मशीन है ना, वैसे भी फिजियो में अगर कोई बच्चा आता है ना 10 साल से नीचे या 12 साल से नीचे, हम उसको वाइब्रेटर मशीन नहीं लगाते, क्योंकि मसल उनके होते हैं नाजुक। ये कितनी एज है इनकी अभी? ये 8 साल के 8 साल। 12 साल से 12 साल से नीचे तो वैसी वाइब्रेटर लगानी नहीं चाहिए, चाहे वो हीमोफीलिया पेशेंट है या नहीं है। नॉर्मल है उसको तो लगा ही नहीं सकते। बच्चों को शौक होता है कि ये लगाएं, ज़रा थोड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी इंजॉय को ना देखें। आज से सदियों साल पहले से मोबाइल आने तक या ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें आम होने तक हमारी माएँ या आपकी माएँ दबाना या तेल या ऑयल के साथ टांगों का मलना, यही हमने देखा है और यही सबसे बेस्ट है। किसी मशीन का इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पास है वो इस्तेमाल की जाए, ठीक है ना। सबसे पहले इस गुफ्तगू का मैंने आगाज़ मौसम से किया। जो सीखने वाली चीज़ ये है कि हर दिन और हर वक्त एक अलग होता है। ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने फास्ट जेल लिख दी है, अब पूरी उम्र फास्ट जेल से ही आराम होना है। जैसे जैसे इनकी कदर उम्र में इजाफा हो रहा है, तो इनकी जितनी भी मेडिकेशन है, जितनी भी एक्सरसाइज है, उसकी रेंज में या उसकी मेडिसिन में भी चेंज आएगा। कुछ लोग होते हैं नुस्खा संभाल के रख लेते हैं, वो कुछ टाइम आता है कि उनको किसी मेडिसिन से नाम ही नहीं फिरा, क्योंकि वो स्टीरॉइड मेडिसिन ले के जब भी मसला भी स्टार्ट होने लगता है तो वो पर्ची निकाल के मेडिसिन लाते हैं स्टोर से, खा के तो चलो जी बात अब डॉक्टर ने ही क्या। तब उसकी एज और थी, अब उसकी एज और है, तब उस जो बीमारियों की कंडीशन थी और थी। कोरोना से पहले बीमारियां और थी, कोरोना के बाद अब कंडीशन चेंज होगी, ठीक है ना। तो मौसम की बात इसलिए मैंने शुरू की थी कि आपको सबसे ज़्यादा मेंटली ये चीज़ का बताया जाए कि मौसम, अगर सर्दियों का मौसम है तो कई दफ़ा क्या होता है 3-4 दिन हफ्ता धूप लगती रहती है, तो कोशिश करते हैं बच्चों को धूप में बैठा दें, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा धूप भी नुकसानदेह हो जाती है। फिर कई दफ़ा क्या होता है कि हफ्ता जो है सर्दी धूप निकलती नहीं है, तो हम बच्चे को इधर क्या करो। यानी कि ये मेंटल हेल्थ आपको बताने का मकसद ये था कि आपको ज़हनी आगाही दी जाए कि मौसम की तरह जब जैसे मौसम में हम चेंज हो रहे हैं, खाने पीने में, मेडिसिन में, एक्सरसाइज में भी सारा कुछ चेंज हो। 2020 में और थे, 21 में और होगा, 22 में और आइंदा सालों में और होगा। और हर दफ़ा जब भी आपको बुलाया जाए आपने इंटरेस्ट लेके खुशी खुशी आना, ताकि हम आपको कोई नई चीज़ बता सकें, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।